स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश, जिसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। जैसे कि आपको पता ही है कि गुलाम वंश में ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलवन अपने कार्यों के लिए महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ऐबक का शासनकाल, जो कि जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी की थी गुलाम वंश की, उसका शासनकाल केवल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। तो इसलिए अल्पकालीन शासक होने के कारण वह साम्राज्य और प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो इल्तुतमिश का शासन गुलाम वंश के शासकों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उसके सामने कई कठिनाइयां थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, शासन की कुशलता, प्रशासनिक क्षमता, बुद्धिमत्ता और कूटनीति से इन समस्याओं का समाधान कर दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया। पहली समस्या तुर्की अमीरों की समस्या थी, क्योंकि इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था और ये जो कुतुबी तुर्क अमीर थे वो इल्तुतमिश का समर्थन नहीं कर रहे थे और ना ही वो ये चाहते थे कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठकर राज्य का संचालन करे। तो वो समय समय पर उसके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे। मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य विभाजन के समय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सूबेदार बनाया, ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का सूबेदार बनाया और लाहौर, सिंध वगैरह जो था वो कुबाचा के पास था। तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इन लोगों, जो एल्दोस था, उसने इसके पास, इल्तुतमिश के पास राज्य भेजकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के बल पर उन्हें स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं। दूसरी बंगाल की समस्या थी। ऐबक के समय में भी जो बंगाल का शासक अलीवर्दी खां था वो समस्या उत्पन्न करता था, लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई, अलीवर्दी खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बंगाल जो था वो इल्तुतमिश के लिए समस्या उत्पन्न करने लगा। इसी तरह राजपूत शासक, जिनमें चित्तौड़, रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा के शासक थे, वो ऐबक के समय में उन्होंने कुछ समय के लिए ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात वो भी पुनः स्वतंत्र हो गए थे। सीमा की सुरक्षा, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो था वो प्रारंभ से ही असुरक्षित रहा था, तो उस पर उसकी सुरक्षा करना भी इल्तुतमिश के लिए एक कड़ी चुनौती। इसी तरह राज्य के आंतरिक संगठन में बहुत सारी समस्याएं थी, जिनका यदि कुशलता पूर्वक हल ना किया जाए तो इल्तुतमिश के लिए शासन करना बहुत आसान नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अपनी योग्यता और कूटनीति के बल पर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया और साथ ही साथ इन समस्याओं का एक के बाद एक समाधान करता। जैसे सर्वप्रथम उसने अमीरों का, जो अमीर उसका विरोध कर रहे थे, उन्हें अपने रास्ते में से हटाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने क्या किया? 40 अमीरों के गुट का निर्माण किया। उसने उन अमीरों को, उन विश्वास पात्र तुर्की अमीरों को अपने साथ लिया और अपने शासन में उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जो कि उसका समर्थन करते थे, और इस तरह उसने उनका एक गुट बनाया जो कि तुर्काने चहिलगानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये 40 अमीर जो थे ये इल्तुतमिश के विश्वास पात्र व्यक्ति थे। 40 अमीरों के गुट के निर्माण के पश्चात इल्तुतमिश ने यल्दौज का दमन किया। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि यल्दौज जो था वो गजनी का सूबेदार था और उसकी ये धारणा थी कि
दिल्ली सल्तनत जो है वो गजनी का एक अभिन्न अंग बने। लेकिन इल्तुतमिश ने प्रारंभ में उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया था, और जब ख्वारिज्म के शाह ने यलदौज पर आक्रमण किया, वो वहां से भागा और वो लाहौर में आकर उसने कुबाचा के लाहौर राज्य पर अधिकार करने का प्रयास किया। तब इल्तुतमिश ने सेना के साथ उधर की ओर अपना प्रयाण किया और उसने उसे परास्त करा, जिसका परिणाम ये हुआ कि यलदौज जो था उसका वहां पर दमन हो। साथ ही यलदौज के पश्चात अब एक जो अन्य प्रतिद्वंदी था वो था कुबाचा। कुबाचा को उसने प्रारंभ में परास्त किया। 1216-17 ईस्वी में उसने उसे परास्त किया, लेकिन वो लगभग 10 वर्ष तक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करता रहा। कुछ समय पश्चात जब इल्तुतमिश अपनी सत्ता को थोड़ा संभालने में समर्थ हुआ, उसने कुबाचा पर आक्रमण किया। सिंध, लाहौर आदि क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया, जिसमें वो परास्त हुआ और अंत में कुबाचा ने सिंध नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो इस तरह यलदौज और कुबाचा, जो कि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे इल्तुतमिश के, उन्हें उनका दमन कर दिया गया और उनके दमन का परिणाम ये हुआ कि अब जो दिल्ली सल्तनत थी वो गौर और गजनी के शासन के प्रभुत्व से पूर्ण रूप से मुक्त हो गई। अब बाद में उसने इनका पतन करने के पश्चात बंगाल में अली मर्दान खां का इस समय तक वध किया जा चुका था, और जो वहां का शासक था उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए इल्तुतमिश ने कहा। उसका नाम एयाज था। उसने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब इल्तुतमिश बंगाल से वापस लौटा तो उसने पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन को सेना सहित वहां पर भेजा और बंगाल को विजित करने में समर्थ हुआ। तत्पश्चात उसने राजपूत राजाओं की ओर अपना मुख किया। उसने देखा कि राजपूत राजा समय समय पर राज्य के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो उसने 1225 ईस्वी में चित्तौड़ और 1231 ईस्वी में ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने मालवा विजय की योजना बनाई। जब मालवा विजय के लिए जा रहा था तब उसने भिलसा और उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में काफी लूटपाट करी, और तत्पश्चात उसके बहुत से राजपूत राज्य जो थे उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर। इन सब समस्याओं से निपटने के पश्चात अब इल्तुतमिश के सामने एक बड़ी समस्या थी। वो क्या थी? मंगोल आक्रमण का। मंगोल नेता चंगेज खान जो था उसने मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया पर उसका उस समय आतंक था, और वो लगातार इस क्षेत्र में अपने आक्रमण करे जा रहा। तो ख्वारिज्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश से सहायता, मंगोल आक्रमण के खिलाफ सहायता मांगने के लिए दिल्ली आया। अब सुल्तान के सामने बड़ी समस्या थी कि यदि वो उसकी सहायता करता है तो उसे ये डर था कि मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आ जाएंगे, जिससे न चाहते हुए भी उसका राज्य असुरक्षित हो जाएगा। इस समय इल्तुतमिश ने कूटनीति से कार्य किया। जलालुद्दीन मांगबरनी के जो दूत दिल्ली आए थे उनका उसने वध करा दिया, और बाद में जलालुद्दीन से उसने कहा कि क्योंकि भारत की जलवायु काफी गर्म है, आपके लिए यहाँ रहना उचित नहीं होगा, तो इसलिए उसने वहां पर मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा की। अब इल्तुतमिश के सामने कुछ
अन्य छोटी समस्याएं थी, जैसे कि पंजाब विजय। पंजाब में खोखरों का राज्य था। इन सब विजयों को करने के पश्चात उसने खोखरों पर भी विजय प्राप्त की। जैसा कि आपको पता ही है कि क्योंकि ये दास वंश था और प्रारंभ में जिस समय गद्दी पर बैठे थे उस समय यद्यपि इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दासत्व से मुक्त कर दिया था, तो इल्तुतमिश ने खलीफा से अनुरोध किया कि वो दिल्ली सल्तनत को वैधानिक दर्जा प्रदान करे और खलीफा, इस बगदाद का खलीफा जो था वो इस बात के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत को वैधानिक आधार प्रदान किया गया। इन सब समस्याओं का समाधान करने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने राज्य में अरबी सिक्कों का भी प्रचलन किया, क्योंकि उसने एक तरह से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। गजनी और गौर के प्रभुत्व से राज्य मुक्त हो गया था, तो उसने अरबी सिक्कों का प्रचलन किया और अरबी सिक्कों में उसने चांदी के सिक्के चलाए जिनका वजन 175 ग्रेन हुआ करता है। जहां तक न्याय का संबंध है, ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायपूर्ण व्यवहार किया। वो उनकी समस्त समस्याओं को सुना करता था और न्यायपूर्वक उनका हल दिया करता था। इसके साथ ही साथ उसके शासन की एक अन्य महत्वपूर्ण बात एकता के प्रबंध की थी। उसने इल्तुतमिश के समय में एकताओं की स्थापना की गई। लेकिन 1200 इस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूप से सुदृढ़ आधार प्रदान किया और इसीलिए उसकी गणना जो है वो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 कोटेशन लिख रखे हैं, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, जबकि स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर के निजामी ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई और इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको इल्तुतमिश की कठिनाइयां और उनका समाधान और इल्तुतमिश का बुद्धि कुशल होना, उसका कुशल शासक प्रबंध होना, इन सब बातों के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। और 1236 ईस्वी में एक बीमारी के पश्चात इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात हम आगे चलकर देखेंगे कि रजिया और बलबन ये जो थे उन्होंने आगे चलकर राज्य की गुलाम वंश की बागडोर को संभाला।